नमस्कार सभी को। आज हम सीखने की इस क्रम में विज्ञान विषय के अंतर्गत ही सूक्ष्म जीवों की संसार टॉपिक पर दूसरा वीडियो लेकर आप सभी के साथ हैं। पहले भाग में हमने सूक्ष्म जीवों की आकार, आकृति, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों के आवास कहाँ कहाँ होते हैं, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के प्रकार और उनके इन प्रकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ इनके क्या लाभदायक और हानिकारक प्रभाव होते हैं, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का यह एजुकेशनल वीडियो हम शुरू करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला शैवाल या एल्गी, फिर है कवक या फंजाई, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। यह मुख्य 5 प्रकार है सूक्ष्म जीवों के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शैवाल या एल्गी के बारे में। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि शैवाल मुख्य रूप से क्या क्या हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें कुछ शैवाल की, तो वे आते हैं स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला। ये सभी एल्गी या शैवाल के उदाहरण है। आवास क्या है इनका, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? मुख्य रूप से यह गीले नम स्थानों पर, तालाब या नदी में पाए जाते हैं। गीले नम स्थानों पर, तालाब या नदी में पाए जाएंगे। और प्रायः ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये है इनके आवास के बारे में। दूसरा बिंदु है रंग। यह मुख्य रूप से हरा, लाल व भूरा विशेष वर्णक के कारण इनका यह रंग होता है। अगला है इनके सामान्य नाम। इनके सामान्य नाम हम सभी जानते हैं कि वे क्या हैं? काई है। काई के रूप में हम जानते हैं इन्हें। अगला है आकार। इनके आकार क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। महत्व व उपयोग क्या है? मनुष्यों एवं जलीय जीवों के खाद्य पदार्थ के रूप में। मनुष्यों एवं जलीय जीवों के खाद्य पदार्थ के रूप में। उद्योगों जैसे औषधि, प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन प्राप्ति में इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वह है कवक या फंजाई। इनके जो मुख्य उदाहरण है हम देख सकते हैं। डबल रोटी पर जैसे कई बार होता है कि लंबे समय तक रखने से उनमें कुछ फफूंद लग जाते हैं, वह भूरे भूरे रंग के सामान्यतः दिखाई दे रहे हैं, चित्र में हम देख पा रहे हैं। यह जो होते हैं वह क्या होते हैं? फफूंद है एक प्रकार का। ये जो हमें दिख रहा है चित्र में, यहाँ पे इस प्रकार से जो ब्रेड रहते हैं उसमें ये फफूंद की जो होने के कारण ये गीले हो जाते हैं या नम स्थानों पे ज़्यादातर इनकी उपस्थिति होती है या पाए जाते हैं ये। तो इनका आवास क्या है? ये जो कवक है उनके गीले नम या कम रोशनी वाले स्थानों में प्रायः ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ अचार, मुरब्बे, फलों, सब्जियों, गीले कपड़ों, पुराने जूतों, दीवारों, लकड़ी आदि पर पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में क्या होते हैं? ये दिखाई देते हैं। सामान्य नाम इनका क्या है? फफूंद है। और जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, फफूंद या फंजाई के इष्ट है, डबल रोटी का कवक है या मशरूम है। मशरूम जो है ये भी कहना चाहिए हमारे कवक या फंजाई के उदाहरण है। इष्ट जो है ये भी इसके उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। कवक हेतु अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? गीले, नम व उष्ण कम रोशनी वाले स्थान मुख्य रूप से इनके क्या होते हैं? अनुकूल परिस्थितियां होती है। हम जान रहे हैं कि सभी फफूंद जो होते हैं क्या होते हैं? परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं या सड़े गले पदार्थों से
अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए ये मृतोपजीवी होते हैं। महत्व व उपयोगिता की बात करें तो क्या होती है, इष्ट, खमीर या किण्वन में इनका उपयोग होता है। इष्ट का उपयोग खमीर बनाने में या किण्वन में, या हम जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं मुख्य रूप से जैसे इडली, डोसा, जलेबी इत्यादि बनाने के लिए आटे के घोल में तथा डबल रोटी आदि के विशेष प्रकार का एक क्या करते हैं बनाने के लिए इष्ट मिलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खमीर या किण्व के नाम से जानते हैं। किण्वन क्रिया जो होती है, और खमीर एक कोशिक मृतोपजीवी कवक है जो मृदा एवं वायु में उपस्थित रहता है और इसे शुष्क अवस्था में पाउडर अथवा गोली के रूप में 4 वर्षों तक रखा जा सकता है। यह है हमारे कवक या फंजाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कवक या फंजाई के कुछ सामान्य हम प्रश्न भी देख सकते हैं, जैसे कि इडली, डोसे और डबल रोटी का आटा तैयार करने के लिए उनमें इष्ट या खमीर मिलाना क्यों आवश्यक होता है। क्या करते हैं ये इष्ट या जो खमीर होते हैं, इन सभी में मिलाने के बाद इडली, डोसे, डबल रोटी में क्या करते हैं, उसको ये किण्वन क्रिया के द्वारा इसे फुला देते हैं। तो यह सब मिलाना इनके लिए आवश्यक हो जाता है। जब आप रोटी, पूड़ी, पराठा या ब्रेड खाते हैं तब इन सब में ब्रेड अधिक स्पंजी और मुलायम लगती है। स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो किण्वन क्रिया होता है या इष्ट या खमीर मिलाते हैं, वह इनको क्या करता है, मिलाने के बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के द्वारा इन उस जो आटा रहता है, मैदा या जो यूज़ करते हैं, उसको क्या करते हैं, फुला देते हैं, जिसके कारण वह हमें ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है। इष्ट सजीव हैं, हम सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जैसे हमने चर्चा किया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इसी प्रक्रिया से इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड आदि के आटे का घोल तैयार किया जाता है। प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड आटे में क्या हो जाती है, फंस जाती है, किंतु जब इस आटे को गर्म किया जाता है तब वह गर्म होकर बाहर निकल जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ मुलायम और क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। जब अब ब्रेड के स्पंजी और मुलायम होने का कारण आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कवक या फंजाई की उपयोगिता और महत्व की बात करें तो हम सभी ने देखा, समझा, जाना कि इष्ट जो है किण्वन प्रक्रिया से इडली, डोसा, जलेबी और डबल रोटी की प्रक्रिया में उनको बनाने में मुख्य भूमिका होती है। इष्ट जो है किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब और बियर, सिरका, आयुर्वेदिक दवा आदि की प्रक्रिया में भी इनका उपयोग होता है। एक पौष्टिक भोजन, खनिज व प्रोटीन से भरपूर कुकुरमुत्ता या मशरूम, जिसे खुम्भी, पुटू के नाम से भी जाना जाता है, सामान्य तौर पर गांव देहात में एक कवक ही है, एक प्रकार का क्या है, या कवक है या फंजाइब है। इसका पौष्टिक भोजन के रूप में ही उपयोग करते हैं, हम भली भांति जान रहे हैं। दवाइयों जैसे पेनिसिलिन, आयुर्वेदिक व होम्योपैथी दवा के निर्माण में भी कवकों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके हानिकारक क्या प्रभाव हो सकते हैं। नम मौसम में विभिन्न वस्तुओं, खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, ये सड़ा गला देते हैं। जैसे हमने देखा था ब्रेड के बारे में कि अगर नम मौसम में रहेंगे या उनको नमी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो ये कवक क्या करते हैं, उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं और वे खराब हो जाते हैं। कुछ कवक पौधों और जंतुओं में रोग के जनक भी हैं। मनुष्य में होने वाले त्वचा के रोग जैसे दाद एवं खुजली इन्हीं सब कवक के कारण ही फैलता है। कवक और आलू, कवक क्या करते हैं, फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं सदी में आयरलैंड में एक बार आलू की फसल को जब परजीवी कवक ने नष्ट कर दिया
तब वहाँ अकाल पड़ गया, क्योंकि आयरिश लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है? आलू होता है। इस कारण अकाल से बहुत सारे, जब यह पड़ा तो भूख से क्या हो गए? वे मर गए थे। तो इस तरीके से हानिकारक जो प्रभाव है वह कवक के ये सभी होते हैं। अगला जो है वह है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में हम जानते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? इनके आवास नीले, नम पानी, मिट्टी, पौधों और जंतुओं के शरीर के अंदर व बाहर परपोषी व परजीवी के रूप में मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। परपोषी या परजीवी के रूप में मतलब दूसरे पर क्या होते हैं? ये आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देख पा रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या होते हैं? इनके उदाहरण होते हैं। ट्राइपनोसोमा, एंटमीबा और प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से यह प्रोटोजोआ के उदाहरण है। प्रोटोजोआ की आकार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। रोगजनक के रूप में क्या क्या रोग फैला सकते हैं ये प्रोटोजोआ? जैसे प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो मादा एनाफ्लिस मच्छर की जो लार ग्रंथि होती है उनमें पाया जाता है, और जो मनुष्यों में रोग होता है मलेरिया वह इसी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण ही होता है या फैलता है। अगला है एंटमीबा और जियोडिया। यह जो होता है प्रोटोजोआ का एक प्रकार है और मनुष्यों में पेचिस या डायरिया रोग के कारक होते हैं, इनके कारण फैलते हैं। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जो ट्रिपैनोसोमा मुख्य रूप से टीसी मक्खी के वाहक के रूप में काम करने से या मनुष्यों में निद्रा रोग, मनुष्यों को बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है, निद्रा रोग होता है, वह इस ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। अगला है वह है जीवाणु या बैक्टीरिया। इनके खोजकर्ता कौन है? 1675 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूएनहाक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1675 में जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की। इनका आकार गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार मतलब अलग अलग आकार के ये हो सकते हैं, होते हैं। आवास, इनका आवास कहाँ कहाँ पे होता है? गीले, नम पानी, मिट्टी, पौधों और जंतुओं के शरीर के अंदर व बाहर ये रह सकते हैं। यह स्वपोषी भी होते हैं, सहजीवी व परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। विभिन्न आकार के जो हमारे जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं हम देख पा रहे हैं, अलग अलग आकार के ये होते हैं, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार। आगे बढ़ते हैं। सहजीवी जीवाणु और इनके क्या महत्व है? सहजीवी मतलब जो साथ साथ किसी जीव जंतु में या पौधों में पाए जाते हैं। जैसे चने, मटर और अन्य दलहन वाले पौधों की जड़ों में दिखाई देने वाली गांठों में राइजोबियम नाम का एक क्या होता है? जीवाणु रहता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है। यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या करता है? बदल देता है, जिसे नाइट्रेट के रूप में बदल देता है, जिससे भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी जो होती है हमारी उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए यह जीवाणु क्या होता है? किसानों का इन्हें मित्र कहा जाता है या कहलाता है, राइजोबियम को। देख पा रहे हैं हम चित्र में कि जो चने या मटर के जो जड़ें होती है उनमें यह राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये चित्र में जो दिख रहा है हमें, यह राइजोबियम नाम का जीवाणु है और यहीं पे होता है, और यह नाइट्रोजन को जो वायुमंडल होता है उसको नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। जड़ की गांठें हमें विस्तार रूप से दिखाई दे रही है और इस तरीके से ये कार्य करते हैं। यह हो जाता है सहजीवी के रूप में। सहजीवी के रूप में और क्या होते हैं? एक जो जीवाणु होते हैं वे दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु क्या करते हैं? दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में
बदल देते हैं, जिससे दूध क्या होता है, गाढ़ा होकर दही के रूप में बदल जाता है। ये जीवाणु हल्के गर्म दूध लगभग 370 डिग्री सेंटीग्रेड में तेज़ी से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। इसलिए दही जमाने के लिए उसे हल्के गर्म स्थान पर क्या करते हैं, रखा जाता है। सॉरी, यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, रखा जाता है। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल में रहने वाले ई कोलाई जीवाणु सेल्यूलोज को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस तरीके से कुछ जीवाणु सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। इनकी उपयोगिता और क्या है? कुछ जीवाणु चमड़ा शोधन, फलों के रस या शर्करा से सिरका बनाने आदि उद्योगों में भी उपयोगी होते हैं। सूक्ष्मजीव खाने की चीज़ों और अन्य जैव पदार्थों जैसे चमड़ा, लकड़ी, जीवों के मृत शरीर आदि को सड़ाकर गला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी। लगातार विघटन की क्रिया से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और खाद बनती रहती है। और हानिकारक जीवाणु क्या क्या है? रोगजनक जो जीवाणु है, मनुष्यों में बहुत सारे रोग फैलाने के कारक होते हैं ये जीवाणु, जैसे हैजा, तपेदिक, टीबी, टेटनस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि क्या होते हैं, इन जीवाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला है वह है विषाणु या वायरस। देखते हैं विषाणु के बारे में। ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म जीव हैं। मतलब नैनोमीटर के बारे में हमने देखा था पूर्व भाग में, तो नैनोमीटर के बारे में जाना था। सबसे सूक्ष्म जो इकाई होता है मापने का, नैनोमीटर से ही क्या करते हैं, इन्हें नापते हैं। और इन्हें सामान्य नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे इनके प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है। मतलब अगर किसी पोषक जीव पर हमारे शरीर के अंदर या चले जाते हैं तो हमारे शरीर को कुछ ऐसे तरीके से ये प्रभावित करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ बुखार आना या वायरल फीवर होना, या जैसे वायरस फैलते हैं, बहुत सारे वायरस फैलने के कारण हमारे शरीर में सांस लेने में तकलीफ होता है, या विभिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं वे हमें शरीर के अंदर या बाहर हमें दिखाई देते हैं। ऐसे विषाणु जो पौधों में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस कहते हैं, और जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणुओं को जंतु वायरस कहा जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे कुछ वायरस हैं जो बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, उन वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है, गंगा जल का परीक्षण किया है तो पता चला है कि उनमें एक वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरियोफेज है, जो गंगा के पानी को खराब होने से बचाता है। हम देख पा रहे हैं चित्र में बैक्टीरियोफेज वायरस ऊपर में चित्र हमें दिखाई दे रहा है। यह भी निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए अथवा निर्जीव, क्योंकि पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं। अतः कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी भी मानते हैं। नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है वह एड्स रोग का वायरस का चित्र है, ऐसा हमें दिखाई देता है। वर्तमान में भी जो ज़्यादा मुख्य रूप से वायरस फैला है, कोरोना वायरस, इसी तरीके से उनका भी आकृति रहता है। अगला है रोग प्रतिरोधक तंत्र। अगर कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में इस तरीके से एक इम्यून सिस्टम होता है जो इन वायरस या बैक्टीरिया को क्या करता है, लड़ने का काम करता है और हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने का कार्य करता है। वे कौन कौन से हैं? ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है मुख्य रूप से टॉन्सिल, लसिका ग्रंथि, लसिका वाहिनी, थाइमस, लसिका ग्रंथि, फ्लीहा,
अपेंडिक्स, पेयर पैच, अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि और लसिका वाहिनी, यह मुख्य रूप से है। साथ ही साथ अगर इनकी अंग्रेजी में हम देखें इन्हें तो लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, बोन मैरो और पेयर पैच, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल एंड एडेनियोइड्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जैसे शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से जाना। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार जब भी हम ऐसा एजुकेशनल वीडियो डालें तो आप सभी को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।